बस अब कुछ ही देर और बजट 2026 पेश होने वाला है। हाय एवरीवन, मैं हूं नवमी और आज का दिन यानी 1 फरवरी का दिन ऐसा दिन होता है ना जिसका इंतज़ार हर कोई करता है। हर सेक्टर, आप किसी भी सेक्टर की बात करें, हर कोई है जो इसका इंतज़ार करता है कि अब इस बार मेरे लिए क्या आएगा, क्या नया होगा, कैसे बदलेगी देश की तस्वीर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए हमेशा छोटी बड़ी हर अपडेट लेकर आते हैं। लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बजट की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा तो जो ध्यान जाता है वो जाता है कि मिडिल क्लास के लिए क्या होने वाला है, आम जनता के लिए क्या होगा, टैक्स पेयर्स के लिए क्या होगा। तो इसीलिए आज अभी हमारे साथ हैं दो ऐसे खास शख्स जो मुझे लगता है कि जब टैक्स की बारी आती है, जब टैक्स की बात आती है तो सबसे पहले हम भागते हैं सीएस के पास। तो अभी मेरे साथ है सीए अजय गुप्ता जी, हेलो सर, एंड मेरे साथ है सीए शिप्रा महाजन जी। तो आज आप दोनों से मैं कई सारे सवाल यहाँ पूछने वाली हूँ। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या उम्मीद है, क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखिए, टैक्स का जहाँ तक सवाल है, टैक्स में तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दो ही चीज़ें टैक्स पेयर देखता है कि एक तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स और दूसरा जो है टैक्स में क्या क्या राहत हमें मिल सकती थी। तो मेरे ख्याल से जो पिछला बजट था 2025 का, हाँ, वो राहतों से भरा हुआ था। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद नहीं रही। और जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन की बात है तो 1/4/26 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है, जो कि पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया गया है एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर। और उसके काफ़ी सेक्शंस जो रिडंडेंट थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो काफ़ी सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी टैक्स पेयर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस को लेकर कि स्टैंडर्ड डिडक्शन शायद बढ़ जाए या कुछ और डिडक्शंस न्यू रिजीम में आ जाएं। क्योंकि ओल्ड रिजीम को देखा जाए तो ओल्ड रिजीम एक तरीके से ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है। ओल्ड रिजीम में मेरे ख्याल से मुश्किल से 5-7% रिटर्न जा रही हैं, अदरवाइज 95% रिटर्न हमारी न्यू रिजीम में जा रही हैं। तो ओल्ड रिजीम तो रिडंडेंट ऑलरेडी हो चुकी है या थोड़ी देर में हो जाएगी, और मैं समझता हूँ कि न्यू रिजीम ही रहने वाली है। लेकिन कुछ शायद डिडक्शंस उस तरफ शिफ्ट करें फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल। तो शिप्रा जी, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँ कि जैसे कि अभी सर ने भी खुद ये जिक्र किया यहाँ पे कि पिछले साल जो इनकम टैक्स का जो इतनी बड़ी राहत जो हम लोगों को दी, मिडिल क्लास लोगों को दी हमारी वित्त मंत्री ने, इस बार आपको क्या लगता है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, व्हाट डू यू थिंक कि टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ हो सकता है? जैसे सर ने तो कहा कि मुझे नहीं लगता कि कुछ खास होने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस पे सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पिछले साल उन्होंने बहुत सारे डिडक्शंस ऑलरेडी, बेनिफिट्स ऑलरेडी दे दिए। हाँ। पर आप ये देखेंगे, अगर इकोनॉमिक सर्वे का स्टडी करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी ने क्लियरली बोला कि हमें फिस्कल डेफिसिट को 4.2% के बीच में रखना है। तो फिस्कल डेफिसिट अगर कम करना है तो दैट मीन्स कि सरकार को अपनी बोरोइंग्स को रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ेगा। और बोरोइंग्स रिस्ट्रिक्टेड रखने के दो ही तरीके हैं जी, वो कहीं ना कहीं से या तो न्यू इनकम जनरेट करें या जो टैक्सेस आ रहे हैं उनको कम ना करें। तो अगर वो और बेनिफिट्स दे दिए अभी इस वक्त, तो जो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना है, आप देख रहे हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी हो रही है, इन सब चीज़ों को कवर करते हुए अगर टैक्सेस भी घटा दिए इस वक्त, तो सरकार के लिए बहुत ये हो जाएगा, अपनी हाथ काटना शुरू कर रहे हैं वो। तो बिल्कुल सर ने जैसे बोला कि एक्सपेक्टेशंस कम है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस ये हैं। अब जैसे देखिए, ओल्ड रिजीम रिडंडेंट होता जा रहा है, लेकिन ओल्ड रिजीम के अंदर आप देखो, लोगों को अगर एटीसी की डिडक्शन लेते हैं तो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेडिकल हेल्थ प्रीमियम देते हैं, 80D की उनको डिडक्शन मिलती है। अब आपने क्या किया, बहुत सालों से लोगों को आदत डाल दी। कई लोग आप देखेंगे कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसलिए करते थे कि टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, या लाइफ इंश्योरेंस इसलिए लेते थे कि टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। एंड बिल्कुल मुझे यहाँ पे लगता है कि जब हम न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम, हम हमारे जैसे एम्प्लॉयज़, जब हमें ऑप्शन मिलता था कि आप न्यू टैक्स में या ओल्ड टैक्स में जाना चाहते हो, किस रिजीम में, तो मुझे भी हमेशा ऐसा लगता था, अरे मैंने न्यू टैक्स रिजीम तो ले लिया, क्योंकि मुझे भी मेरे सीए ने सजेस्ट किया कि तुम न्यू टैक्स रिजीम लो। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था, अरे यार इसमें तो मेरा पूरा पैसा मतलब कुछ ज़्यादा ही कट रहा है, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ। एक आम जनता मुझे लगता है नहीं समझ पाती है। तो आपको नहीं लगता कि जो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो कुछ कुछ वो बेनिफिट्स थे, जैसे कि आप बोल ही रहे थे, वो न्यू टैक्स रिजीम
रिजीम में भी कुछ वैसा कुछ चेंजेस हो जानी चाहिए, कुछ ऐड ऑन मतलब ऐड ऑन होना चाहिए? जी जी, जैसे मैंने बोला, देखिए कि टैक्सेस में बिल्कुल ही बहुत कुछ कट आ जाएगा, या 12 लाख को 15 कर देंगे या 17 कर देंगे। देखो वो बेनिफिट्स तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, क्योंकि आप ये देखिए कि सरकार का ये अगर 2030 का हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो चल रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट करना है, तो 2026 एक मिडिल ईयर हो गया। तो वो मिडल, उससे पीछे का कोविड का इम्पैक्ट भी खत्म हुआ, सारा सरकार के ऊपर वो भी बर्डन था। आपका 9.2% पहुंच गया था फिस्कल डेफिसिट, उसको 4.2% पे लाए हैं। तो अगर वो सब कम कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई और तरीके से तो टैक्स बेनिफिट स्ट्रेट देना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि जो बेनिफिट्स उधर थे, जो लोगों को आदत डल गई, वो अगर थोड़ा सा आप न्यू रिजीम में डाल देंगे तो क्या होगा, आप डायरेक्टली बेनिफिट भी नहीं दे रहे हैं और आप इनडायरेक्टली उनको थोड़ा सा फिर से पुश कर रहे हैं कि जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल लेते हैं वो लोग डीमोटिवेट ना हो कि वो लोग आगे करें लोग, क्योंकि हमारे यहाँ का देश का, आई एम सॉरी टू से, 90% लोगों का माइंडसेट ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस तब लेंगे जब हमारे को डिडक्शन मिल रही है। जब तक कोई आदमी बीमार नहीं पड़ जाता है, उसको ये जरूरत ही नहीं फील होती है कि मेरे को अपने लिए या अपने परिवार के लिए लेना है। तो वही मैं आपको बता रही थी कि सरकार ने कुछ चीज़ों की आदतें डाली हुई है। अब पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, सरकार ने जबरदस्ती आदत डाली हुई है कि अपने पेंशन फंड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दो, नहीं तो लोगों को आदत ही नहीं है कि हम अपने पेंशन फंड की तैयारी करें या हम अपने फ्यूचर के लिए सोच के चलें कि हम रिटायर होंगे तो हम क्या लेंगे। वो यहाँ का कल्चर हमारे देश का ऐसा है कि हर कोई बस ये सोचता है हमें उठना है, हमें काम करना है। तो वो जो हैबिट्स इनकलकेट हो रही थी अभी तक, वो हैबिट्स ओल्ड रिजीम से उठा के न्यू रिजीम में लाना, आई थिंक ये सबसे बड़ा सरकार का इस बार स्टेप हो सकता है। बिल्कुल। लाइक आपका हाउसिंग लोन डिडक्शन है, वो आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलता। अब रियल एस्टेट सेक्टर ऑलरेडी बहुत, आप देखें इस वक्त पुश की उसको ज़रूरत है। सो वो पुश सबसे पहले कैसे मिल सकता है कि जो डिडक्शंस उधर मिल रही थी वो इधर ट्रांसफ़र कर दें। वो डिडक्शंस देने से ही बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल। सर, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है। अभी जब हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे तो ये भी बात सामने आई थी कि जो लोग अपने घर पे, जिनका अपना घर नहीं है, जो लोग रेंट पे रहते हैं, तो अगर वो रेगुलरली रेंट पे करेंगे तो उनका क्रेडिट स्कोर भी ठीक होगा। तो इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे कि हाउ डज इट वर्क, या ये कैसे लोगों की मदद कर सकता है? रेंट यदि वो दे रहे हैं तो क्रेडिट स्कोर के ऊपर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। वो तो यदि लोन लेके यदि कोई परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ेगा। तो अब रेंटेड वाली प्रेमिसेस में तो क्रेडिट स्कोर का कोई हाँ, मायने नहीं, नहीं मतलब वो ऐसा कह रहे थे कि ऐसा एक मॉडर्न कुछ ऐसी टेक्निक सरकार लेकर आ सकती है। तो डू यू थिंक इट विल वर्क? क्या इसका कोई फायदा नहीं, होगा? वो सिर्फ यही था कि जो ये होम लोन का बेनिफिट जो ओल्ड रिजीम में मिल रहा था, ये न्यू रिजीम में यदि शिफ्ट होता है तो इससे 2-3 फायदे होंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी इन्वेस्टमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो कुछ एटीसी की जो डिडक्शंस थी वो यदि न्यू रिजीम में कुछ लिमिटेड शिफ्ट कर दी जाएं, और ऐसे ही इंश्योरेंस मेडिक्लेम वगैरह जो है शिफ्ट किया जाए, तो उससे इंश्योरेंस को भी बूस्टअप मिलेगा और इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, यहाँ पे मैं ये भी अब समझना चाहती हूँ कि रिबेट की जब बात करते हैं, या जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें, जो 75,000 है और कह रहे हैं कि 1 लाख होगा। अब मैं एक आम जनता के लिए चाहती हूँ, ये एक आम जनता की तरफ से पूछना चाहती हूँ कि आप हमें वो सिंप्लीफाई करके समझा सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर कह रहे हैं कि 13 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो सकती है। तो ये हमें एक आसान भाषा में देखिए, समझाइए। आज की डेट में 12 लाख रुपए की एग्जेम्प्ट इनकम है, मतलब 12 लाख रुपए तक की दी आपकी इनकम है, नॉट एग्जेम्प्ट इनकम, 12 लाख रुपए तक की दी आपकी इनकम है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। उसके ऊपर 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी वालों को मिलती है, जिसकी की एक्सपेक्टेशन ये है कि अब शायद वो 1 लाख रुपए हो जाए। हालांकि मेरे हिसाब से वो 1 लाख रुपए भी बहुत नहीं है, क्योंकि बिजनेस क्लास तो जो होती है वो अपने हिसाब से टैक्स को मोल्ड कर लेता है, लेकिन सैलरीड पर्सन्स कुछ नहीं कर पाते। वो बेचारे 75,000 रुपए पे अटके रह जाते हैं, जबकि खर्चे आने जाने में ही उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो भी यदि 1 लाख रुपए होता है तो 12 लाख रुपए तक की यदि उनकी इनकम है और 1 लाख रुपए उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, मान लिया सपोज, तो 13 लाख रुपए तक की जो इनकम होगी वो टैक्स फ्री हो जाएगी। बिल्कुल। तो लेकिन यदि 12 लाख 1 रुपए भी हो जाती है, या 13 लाख रुपए 1 रुपए भी हो जाती है, तो फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब फिर कोई वो नहीं है। लेकिन हालांकि ये एक मार्जिनल रिलीफ टैक्स पेयर्स को दिया है कि यदि आपकी मान लिया 13 लाख रुपए से 50,000 रुपए बढ़ती है तो 50,000 रुपए से ज़्यादा का टैक्स नहीं होगा आपका।
तो ये मार्जिनल रिलीफ मिलता है। तो मतलब ये एक रिलीफ की उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं। सर अभी ओल्ड रिजीम की भी आप दोनों ने कहा कि ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे है, तो मैं शिप्रा जी एक बार आपसे जानना चाहूँगी कि क्या लगता है कि पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा, और अगर ओल्ड रिजीम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया तो वो डू यू थिंक ये लोगों के लिए, स्पेशली वो उन लोगों के लिए जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हम जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अभी 5 साल 6 साल से काम करना स्टार्ट किया है, हम लोग तो बहुत इजीली एडजस्ट हो गए, लेकिन आज भी जो लोग 40 साल से काम कर रहे हैं या 30-35 साल से, वो अभी भी ओल्ड रिजीम को ही प्रेफर करते हैं। तो वो डू यू थिंक ये कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा जनता के लिए अगर ऐसा हो गया कि पूरा ख़त्म हो गया? देखिए, जैसे सर ने पहले स्टार्ट किया था तो बोला था कि ऑलरेडी 90% लोग न्यू रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं। सो लोगों के लिए एक्सेप्टेंस हो चुकी है, क्योंकि न्यू रिजीम में बेनिफिट क्या है, आपके स्लैब्स ही इजी हाँ, हैं। मतलब इवन आई वांट कि ना आप बहुत आसान भाषा में एक बार एक्सप्लेन करें कि न्यू रिजीम ओवर ओल्ड रिजीम क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जी जी, देखिए न्यू रिजीम में क्या है, जब तक आपकी 24 लाख की इनकम है तो आप नीचे के रेट्स में हैं। 24 लाख के बाद 30% का स्लैब रेट लगता है, लेकिन ओल्ड रिजीम में ये आपको पहले ही 10 लाख के ऊपर ही शुरू हो जाता है। तो आपके पास ऑलरेडी बफर है न्यू रिजीम के अंदर टैक्सेस कम करने का। प्लस ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में मेजर जो एग्जम्पशन का बेनिफिट आप अगर कभी भी कंपैरिजन करेंगे तो लोगों को सिर्फ इसलिए मिल जाता है क्योंकि न्यू ओल्ड रिजीम के अंदर जो डिडक्शंस हैं और जो न्यू रिजीम के अंदर स्लैब रेट्स का फ़र्क है, वो दोनों कहीं ना कहीं आके एक्यूमुलेट होके डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं बच जाता। मैंने इतनी रिटर्नें करी है इंडिविजुअल्स की भी और कॉर्पोरेट्स की भी हम करते हैं, खैर कॉर्पोरेट्स के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है, पर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को अगर कंपेयर करें तो उनके अंदर बेनिफिट्स 1 लाख 1.5 लाख या ऐसा कोई एग्जाम्पशन डिफरेंस आ रहा हो। जो डिफरेंस आता है मार्जिनली आता है, 30,000 का फ़र्क पड़ गया, 45,000 का पड़ गया, लेकिन आम आदमी के लिए वो भी होता है। तो वो 30,000 और 45,000 का फ़र्क जो पड़ जाता है वो इसलिए पड़ जाता है क्योंकि न्यू रिजीम में सरकार ने ऑलरेडी, हम बोलते हैं कि डिडक्शंस नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो स्लैब रेट्स दिए हुए हैं वो स्लैब रेट्स ही ऑलरेडी एक्सटेंडेड हैं इतने कि वो जो परसेंटेज लगती है जब हम टैक्स कैलकुलेशंस करते हैं स्लैब के बेसिस पे, वो परसेंटेज के इफेक्ट की वजह से ही पहले ही ऊपर ही वो बेनिफिट मिल जाता है। पर हाँ, ये फिर से मैं रिपीट करूँगी कि जो अगर डिडक्शंस भी न्यू रिजीम में ट्रांसफ़र कर देंगे तो जो डायरेक्ट बेनिफिट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ आप टैक्सेस कम करेंगे या रेट्स कम करेंगे, तो उसकी वजह से इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे कि चलो आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको मोटिवेशन के लिए उसका 30% का डिस्काउंट मिल गया, तो वो एक बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। प्लस लेकिन देखिए, अब जो न्यू रिजीम में जा रहे हैं या ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं, जो लोग अपनी पुरानी सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो वो आपको डिसकंटिन्यू करना है। आप 8% का आपको पीएफ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, सबसे हाईएस्ट है, कहीं नहीं मिलेगा, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वही आया, लेकिन क्योंकि पुश चाहिए, तो वो पुश के लिए ओल्ड रिजीम अभी बिल्कुल तो ख़त्म होने वाला है नहीं, चलेगा 2 साल धीरे धीरे फेज आउट करने में लगेगा उसको। लोग ही अपने आप पीछे होने शुरू हो गए जाएंगे क्योंकि उनको बेनिफिट दिख रहा है कि वहाँ पे जा रहे हैं। तो वो जो न्यू रिजीम के अंदर स्लैब का जो बेनिफिट है ना, वो अगर और एक्सटेंड कर देंगे तो वो थोड़ा सा बेनिफिट और मिल जाएगा। जैसे 24 लाख के बाद 30% होता है, तो अगर उसको 30 पे ले आए, 30 नहीं लाए तो 27 पे भी ले आए, तो भी आपको देखिए 3 लाख के ऊपर 90,000 का फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो एक बेनिफिट ज़रूर हो सकता है, वो न्यू रिजीम में जाने के लिए वो कर सकते हैं, बट रिडंडेंट तो बिल्कुल अभी नहीं होने वाला है ओल्ड रिजीम। और लोग तो दोनों को, आप देखिएगा जिस दिन रिटर्न बनाते हैं हम दोनों को कंपेयर करते ही करते हैं, अब होगा। और हमेशा ज़्यादा फ़ायदा मतलब न्यू रिजीम न्यू में आता है सर। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए कि जो कुछ बेसिक एग्जम्पशंस हैं वो शिफ्ट करके न्यू रिजीम में ले जाएं और ओल्ड रिजीम को बिल्कुल ख़त्म कर दें। उससे क्या होगा कि एक तो कन्फ्यूज़न ख़त्म होएगा, एसएससी जो न्यू ओल्ड रिजीम में जा भी रहा है वो सिर्फ इस वजह से जा रहा है यदि थोड़ा बहुत टैक्स ज़्यादा भी देना पड़ रहा है ओल्ड रिजीम में, तो वो ओल्ड रिजीम से शिफ्ट नहीं होना चाहता, क्योंकि उसे कहता है कि क्योंकि बिजनेस क्लास उसको बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते, सैलरीड क्लास तो बार बार शिफ्ट कर सकते हैं, एवरी ईयर दे कैन ऑप्ट कि भाई वो न्यू रिजीम में जाना है या ओल्ड में जाना है, बट बिजनेस क्लास नहीं कर सकता। तो वो इसलिए कंपल्सरली ओल्ड में अटका हुआ है, चाहे वो 10-20-50 हज़ार रुपये फालतू भी दे रहा है टैक्स, तो वो ओल्ड रिजीम में दे के खुश है। तो इसलिए हम बिल्कुल आपकी यही उम्मीद है और आप यही चाहते हैं कि ओल्ड रिजीम को पूरी तरीके से हटाया जाए। सर, अब मेरा एक आखिरी सवाल है जो मैं यहाँ जानना चाहूँगी, वो है होम लोन के ऊपर कि क्या होम लोन सस्ता होगा और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर ले पाए, तो इसके ऊपर क्या लगता है, क्या आ सकता है होम लोन को लेकर इसमें? होम लोन की जो डिडक्शन है उसको शिफ्ट ना किया जाए न्यू रिजीम में, तो यदि उसकी लिमिट बढ़ा भी दें
तो कोई बहुत लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब हम जैसा कि ये सबको मालूम है कि कुल 5-10% लोग रह गए हैं जो ओल्ड जिम में जा रहे हैं, तो इसलिए मासेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यदि वो लिमिट बढ़ा भी दें, अनलेस कि वो उसको शिफ्ट करें न्यू रिजिम में। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट बनी हुई है। एक चीज़ तो है, सर ने बता दिया कि इस बार टैक्स पे राहत की ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन हो सकता है कि रिबेट पे आपको कुछ मिले, होम लोन पर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। आपके लिए और भी कई सारी अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग जी बिजनेस।